एल्कीन्स की प्रिपरेशन, राइट। एल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और हमने बेसिकली कहा था कि 3 तरह के रिएक्शंस हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं, और तीनों में कॉमन चीज़ ये है कि तीनों 1-2 एलिमिनेशंस हैं, राइट। एक कार्बन से एक एटम निकलता है और उसके साथ वाला जो कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन है, उससे एक और उससे एक और ग्रुप निकलता है, राइट। और जब वो कार्बन का एक एक बॉन्ड इधर से टूटता है तो वो कार्बन आपस में एक और बॉन्ड बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बन जाता है, एक पहले से होता है एक दूसरा बन जाता है, तो इस तरह एल्कीन्स बन जाते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन जो हमने देखा था वो ये था कि सिंपल अगर एल्केन्स हों, सिंपल एल्केन्स में जैसे ये मैंने एथेन का स्ट्रक्चर बनाया, तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हीट करें तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इसकी बैक साइड पे भी कुछ लिखा हुआ है, लेट मी वाइप दिस आउट फर्स्ट। ऑलराइट, तो ये सिंपल इसको बहुत ज़्यादा हीट करें तो क्या होगा कि एक अगर ये 2 कार्बन्स हैं, एक ये वाली कार्बन और एक ये वाली कार्बन, इस कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए और इस वाली कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए, और उसके बाद इन लोगों का एक एक बॉन्ड खाली हुआ, तो ये इससे ये इधर एक और बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। तो यूं एल्कीन बन जाता है, एक तरीका ये है। अच्छा, इसे हम 1-2 एलिमिनेशन कहते हैं, राइट। 1-2 एलिमिनेशन क्यों? क्योंकि एक कार्बन ये है और उसके साथ वाला कार्बन ये है, राइट। अच्छा, इसी बिल्कुल 1-2 एलिमिनेशन की एक और वेरिएशन है कि अगर हम ये एल्केन ना होता बल्कि अल्कोहल होती, राइट। तो सिंपली फ़र्क ये करना है कि एक हाइड्रोजन मिटा के उसकी जगह पे हमने हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप लिख दिया, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, राइट। तो अब H और H हाइड्रोजन नहीं निकलेगा बल्कि H और OH यानी H2O वाटर निकलेगा, यानी डिहाइड्रेशन होगी, राइट। और डिहाइड्रेशन होगी और उसके नतीजे में एक एल्कीन बन जाएगा। ये भी 1-2 एलिमिनेशन है। और चूंकि वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जिसका बॉन्ड होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, राइट। यहाँ पे अब हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके साथ वाले कार्बन को बीटा और उससे अगला फिर गामा, राइट। तो इसको हम कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप से निकला, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप निकल जाता है और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड बन जाता है इस कार्बन का बीटा कार्बन के साथ, तो इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, राइट। बीटा एलिमिनेशन भी, 1-2 एलिमिनेशन भी। तो ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एक हाइड्रोजन निकला और फिर इधर से भी हाइड्रोजन निकला। अब इधर सिंपली ये हुआ कि एक तो वो डिहाइड्रोजनेशन था, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स। दूसरा तरीका क्या है, इधर से OH इधर से H यानी H2O निकल गया वाटर, तो ये हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। और 1-2 एलिमिनेशन से एक और तरीके से भी बन सकते हैं एल्कीन्स। अगर हम इधर हाइड्रोक्सिलिक की जगह पे हैलोजन ग्रुप लगा दें तो हैलोजन लगा देने से ये अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। बाकी सारा रिएक्शन वही है, 1-2 एलिमिनेशन होगी और एल्कीन बन जाएगा हीट करने पर, अपॉन हीटिंग, राइट। HX इस केस में निकलेगा, राइट। तो इसे हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से हैलोजन निकल गया, राइट। तो 3 तरीके हैं एल्कीन्स को बनाने के, डिहाइड्रोजनेशन of alkanes, dehydration of alcohols और dehydrohalogenation of alkyl halides, राइट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अच्छा, इसके बाद फिर हमने ये कहा था कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो कि जिसके अंदर 2 बीटा कार्बन्स हों, राइट, 2 बीटा कार्बन्स हों। फॉर एग्जांपल इस केस में तो एक ही बीटा कार्बन थी, लेकिन अगर एक हम बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं 4 कार्बन्स का, अल्कोहल बनाते हैं 4 कार्बन्स की, मैं एक 4 कार्बन के अल्कोहल बना रहा हूँ, तो इधर हाइड्रोजन्स लगा दूँ। इस तरह का कंपाउंड है, राइट।
तो इस तरह के कंपाउंड का इसका नाम क्या है भाई, कोई बताएगा? ब्यूटानोल। ब्यूटेन, हाँ, लेकिन कोई नंबर शंबर भी देना साथ। ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। ब्यूटेन टू ऑल। अब 1,2 एलिमिनेशन करके हम हीट करेंगे, एसिड कैटेलाइज्ड होगा, राइट, एसिड ट्रीटमेंट होगी और हीट करेंगे और हमें पता है डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन यानी एक कार्बन से ये जो हाइड्रोक्सिलिक वाला कार्बन है इससे हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप निकल जाएगा और इसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन होगी, एल्कीन बन जाएगा। लेकिन अब इशू ये है कि यहाँ पर जहाँ पे ये जो कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोक्सिलिक लगा हुआ है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन तो एक ही है जिसके साथ हाइड्रोक्सिलिक लगा हुआ है, लेकिन बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलना है साथ। लेकिन इशू ये है कि इस मॉलिक्यूल में एक बीटा कार्बन ये है और दूसरी बीटा कार्बन ये है। अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है तो डबल बॉन्ड इधर आएगा। तो सवाल ये है कि क्या ये प्रेफरेबल है या ये प्रेफरेबल है या दोनों एक जितने बनेंगे, राइट? फिर हमने कहा कि अगर दोनों एक जितने बनेंगे तो वो तो खैर और बात है, इस रिएक्शन में ऐसा नहीं है, दोनों एक जितने नहीं बनते, एक प्रोडक्ट ज़्यादा बनती है। और फिर हमने कहा कि ऐसे रिएक्शंस जो दो तरह से हो सकते हों, दो प्रोडक्ट्स बन सकती हों, लेकिन एक प्रोडक्ट प्रेफरेबल हो, एक ज़्यादा बनती हो दूसरे की निस्बत जब भी रिएक्शन हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, राइट, रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। तो फिर हमने फिर कहा कि ये वाला कंपाउंड है ब्यूटेन टू ओल, इसकी डिहाइड्रेशन होती है। ये तो हो गया कि ये रेजियो सेलेक्टिव है, यानी इससे ब्यूट 1 ईन भी बन सकता है और ब्यूट 2 ईन भी बन सकता है, राइट, ब्यूट 1 ईन भी बन सकता है, ब्यूट 2 ईन भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, राइट, ब्यूट 1 ईन भी बन सकता है, ब्यूट 2 ईन भी बन सकता है। तो अगला सवाल ये हुआ कि ये रेजियो सेलेक्टिविटी है किस तरफ, यानी ब्यूट 1 ईन बनेगा या ब्यूट 2 ईन बनेगा। और यहाँ पे फिर हमने जिक्र किया था रशियन साइंटिस्ट ज़ेटसेव का। ज़ेटसेव ने हमें बताया कि उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जिसके साथ पहले ही ज्यादा हाइड्रोजन हैं, जिस कार्बन के ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन हैं उसी से हाइड्रोजन निकलेगा, राइट। तो अब हम अगर देखें तो इस वाले बीटा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इस वाले बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, राइट, 2 3, इसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है क्या मतलब है, क्या प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगी? हाइड्रोजन निकलेगा। जरा आवाज नहीं, जरा बताएं। म्यूट 1 इन। सर फर्स्ट वाले से हाइड्रोजन निकलेगा। आप में से किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, मैं गलत बात कर रहा हूँ, उल्टी बात कर रहा हूँ, उस वक्त से किसी ने नहीं किया। कार्बन में 2 मैं एक बात उल्टी करता जा रहा हूँ उस वक्त से, अभी तक किसी ने मुझे पॉइंट आउट ही नहीं किया। सर वो जो बीटा कार्बन, जी कहिए। सर जब वो जो दूसरा बीटा कार्बन है अल्फा के साथ, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वहां से नहीं निकलेगा एक हाइड्रोजन, वहां से हाँ, रिमूव नहीं तो रूल क्या था, रूल क्या है, ज़ेडसेफ रूल क्या है, किससे हाइड्रोजन निकलते हैं, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो या जिसके पास कम हाइड्रोजन हो? के पास कम हाइड्रोजन, वो लिखा हुआ है यहाँ। हाँ तो लिखा हुआ है ना, तो मैं उल्टा बता रहा हूँ, उस वक्त से उल्टा बता रहा हूँ, किसी ने पॉइंट आउट ही नहीं किया। मेरे रूल के हिसाब से तो उधर से ही बनना चाहिए था, लेकिन ज़ेडसेफ के रूल के हिसाब से तो कुछ और बनता था। तो रूल इधर से पढ़े ना, बुक खोले जरा, रूल पढ़ के बताएं, ज़ेडसेफ रूल ओरिजिनली जो ज़ेडसेफ ने कहा था, पढ़ के बताएं। जी बताएं। Alkenes formed in greater amount is the one that correspond to removal of hydrogen from beta carbon having the fused hydrogen. हाँ जी, तो मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि वो उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेंगे जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, हालांकि ऐसे नहीं है, उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेंगे जिसके साथ कम हाइड्रोजन होंगे, ऑलराइट, जिससे कम हाइड्रोजन होंगे। तो इस केस में फिर क्या प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगी जीशान, ब्यूट 2 इन ब्यूट 1 इन? सर ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन, ठीक है, क्योंकि वो बीटा कार्बन जिसके साथ
दो हाइड्रोजन है उससे एक और हाइड्रोजन निकल जाएगी। और यहाँ तक ये क्लियर हो गया। मैं अब कहूँ कि अगर हम ये वैसे ना ये उसकी ओरिजिनल फॉर्मुलेशन है Z7 की, लेकिन अब हम Z7 रूल ऐसे नहीं लिखते बल्कि कैसे लिखते हैं, आइए ज़रा पढ़ते हैं इसे। कि पेज 258 पे आइए, लास्ट पैराग्राफ, जो प्रॉब्लम 7.17 से ऊपर है जी। उसामा गफ्फार पढ़ेंगे आप? Yes, yes, sir. सर कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है? पेज 258 पे आखिरी पैराग्राफ, प्रॉब्लम 7.17 से ऊपर जो है। Zaitsev rules as applied to the acid catalyzed dehydration of alcohols is now more often expressed in different ways. Beta elimination reactions of alcohols yield the most highly substituted alkene as the major product. Because, as was discussed in section 7.6, the most highly stable substituted alkene is also normally the most stable one. Zaitsev's rule is sometimes expressed as a preference for predominant formation of the most stable alkene that could arise by beta elimination. ऑलराइट, तो वो क्या कह रहे हैं, हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन्स के बारे में आखिरी लेक्चर में। कौन बताएगा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होती है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड और डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन्स क्या होती है? कशफ माहीन, आप क्लास में हैं? कशफ माहीन, आप क्लास में हैं? नमरा खान, आप क्लास में हैं? नमरा खान, आतिका बतूल, जी जी बताइए सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स क्या होती हैं? सर मोनो, डाई एंड ट्राई टेट्रा। ये होती क्या है, किसे कहते हैं? मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन किसे कहेंगे? सर मोनो एक ही हुए थे ना, तो मोनो डाई दो। दो क्या, एक क्या? एक एल्कीन होगी उसे मोनो एल्कीन कहेंगे, दो होगी उसे डाई एल्कीन कहेंगे। सर जो डाई होती है ना उसमें बल्कि ग्रुप्स जो होते हैं ना, मतलब कैसे बताऊं? जैसे बताना चाहिए वैसे बताएं, ऐसे ना करें। चलें बंद करें माइक अपना। हमरा हुमायूं, आप बताएं। यस सर, कोई भी सब्स्टिट्यूशन अगर अल्काइल ग्रुप के साथ लगी हुई हो तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूटिव बोलेंगे। ऑलराइट, जैसे कोई भी हेलोजन लगा हुआ हो, कोई भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। नहीं, अल्कीन की सब्स्टिट्यूशन कुछ और है। हाँ ये है ना, दो कार्बन अल्काइल ग्रुप लगा हुआ। हाँ जी, ये दो कार्बन हैं जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, राइट। अगर मैं कहूँ कि इधर भी इसके साथ भी दोनों हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड वाले एक कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड वाले दूसरे कार्बन के साथ भी दोनों हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो हम इसे कहते हैं ये अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ऑलराइट, ये अनसब्स्टिट्यूटेड है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई। अगर मैं इनमें से किसी हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। कोई और भी मैं एक अल्काइल ग्रुप लगा दूं, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। हाँ राइट। फिर उसके बाद हमने एक अगली बात ये कही थी कि सबसे स्टेबल इनमें से कौन सी एल्कीन होती है? टेट्रा जैसा टेट्रा। जी हाँ जी, जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होती जाएगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है।
तो ज़ेडसेफ रूल कहता है कि उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। तो अब ये वाला कार्बन भी है, ये वाला कार्बन भी है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं। इससे कम हाइड्रोजन हैं, तो इससे अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो ब्यूट 2 ईन बनेगा, राइट, ब्यूट 2 ईन। उसके मुकाबले में अगर इधर से हाइड्रोजन निकलता तो ब्यूट 1 ईन बनता। अब मैं ब्यूट 2 ईन और ब्यूट 1 ईन दोनों के स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ, और आप मुझे बताएंगे कि ब्यूट 1 ईन और ब्यूट 2 ईन में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ये ऊपर वाला ब्यूट 2 ईन है और नीचे वाला ब्यूट 1 ईन है, राइट। बताइए इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। सर ब्यूट 2 ईन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि है, जी और जो जी, ब्यूट ब्यूट 2 ईन क्यों ज़्यादा स्टेबल है। सर डाई सब्स्टिट्यूट है ना। ये ब्यूट 2 ईन के साथ ये जो 2 कार्बन्स हैं, इसके इस तरफ भी इस वाले, दोनों साइड पे सेम है। हाँ, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। और ब्यूट 1 ईन इस कार्बन के साथ तो सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है, दूसरी कार्बन ये इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई। तो ये ब्यूट 1 ईन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ब्यूट 2 ईन डाई सब्स्टिट्यूटेड है। जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होती जाएगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो इसीलिए ये ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी। और ये तभी ये ज़्यादा बनती है। अच्छा, मैं CH2 एक एक्स्ट्रा लगाया हुआ, CH है यहाँ पे, ये मैंने इधर CH2 लिखा हुआ था, ये CH है, अच्छा गलत लिखा हुआ था। ऑलराइट, तो ब्यूट 2 ईन इसलिए ज़्यादा बनती है क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ऑलराइट, तो ज़ेडसेफ रूल को जिस तरह ज़ेडसेफ ने फॉर्मुलेट किया था, तो वो ये था कि वो ज़्यादा समझना ज़्यादा आसान है, देख के प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना ज़्यादा आसान है कि वो बीटा कार्बन के जिसके साथ कम हाइड्रोजन होंगी उसी से हाइड्रोजन निकलेगा। वो बीटा कार्बन जिसके साथ कम हाइड्रोजन होंगी उसी से हाइड्रोजन निकलेगा। और अब जो उसकी फॉर्मुलेशन है रूल की, वो उसकी मैकेनिस्टिक उसकी बेसिस पर हो रही है कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जिसमें बनती होगी तो उससे हाइड्रोजन रिमूव होगा। ऑलराइट, तो आगे अब ज़रा देखिए ये प्रॉब्लम 7.17, इसका बी ज़रा मुझे बताइए, प्रोडक्ट बी का बताइए क्या होगा। बी 7.17 बी क्वेश्चन है कि इसकी डिहाइड्रेशन होगी तो 2 एल्कीन्स बन सकती हैं, कौन कौन सी बन सकती हैं। चलिए हम मिलके सॉल्व करते हैं। ये वाला मॉलिक्यूल है, तो ये कार्बन इसका आगे बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोक्सिल के साथ, तो ये तो अल्फा कार्बन हो गई। अब बीटा कार्बन इसकी कौन कौन सी हैं, एक ये बीटा कार्बन है, एक ये बीटा कार्बन है, और एक ये बीटा कार्बन, राइट, 3 बीटा कार्बन हैं। और इससे तो हाइड्रोक्सिल निकल जाएगा डिहाइड्रेशन पर, बीटा कार्बन में से किसी एक से हाइड्रोजन निकलेगा। अच्छा, ये वाली बीटा कार्बन और ये वाली बीटा कार्बन तो एक ही है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक ही है, इनमें से किसी से भी निकल जाए। अलबत्ता ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि किस से हाइड्रोजन निकलेगी। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसके साथ भी 2 हैं, इसके साथ भी 2 हैं, इसका मतलब है इन 2 में कम हाइड्रोजन हैं, इसलिए इनमें से किसी एक से हाइड्रोजन निकलेगा। तो प्रोडक्ट्स 2 बन सकती हैं हमारी।
राइट। ये दो प्रोडक्ट बन सकती है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये जो प्रोडक्ट है इसमें ये तब बनेगी जब हाइड्रोजन ये ऊपर वाले मेथिल से निकलेगा, और ये वाली प्रोडक्ट तब बनेगी जब हाइड्रोजन इन दो कार्बन में से किसी से निकलेगा। तो कौन सी मेन प्रोडक्ट होगी, ये वो नीचे वाली या ये ऊपर वाली? ऊपर वाली। ऊपर वाली सर। ऊपर वाली, राइट। सब एग्री करें? यस सर। उसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका, ऊपर वाली प्रोडक्ट का? इसका नाम क्या है ऊपर वाली प्रोडक्ट का भाई? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन ओल साइक्लोहेक्सीन। हाँ, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन को नंबर देने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ पे डबल बॉन्ड है इसका मतलब वहीं पे लगा हुआ है। ठीक है, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन। ऑलराइट। तो एक तो देखने का तरीका ये हुआ कि हमने देखा कि जो बीटा कार्बन जिससे कम हाइड्रोजन लगे हुए हैं उससे निकल गया, जेडसेफ रूल अप्लाई कर दिया हमने। दूसरा तरीका देखने का ये है कि हम रिएक्टेंट्स देखने की बजाय हम प्रोडक्ट को देखें। तो प्रोडक्ट्स को देखें तो नीचे वाला जो है और ऊपर वाला, इन दो कंपेयर करें। बताइए इनमें से कोई कौन सा मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, कौन सा डाई सब्स्टिट्यूटेड है, कौन सा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है? ऐसा कुछ है? बताइए ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला क्या है? ऊपर वाला ट्राई है। ऊपर वाला ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है और नीचे वाला? जी विशान? नीचे। हाँ, ये भी ट्राई है। नहीं, देखें तो नीचे वाले को जरा गौर करें। नीचे वाली जो कार्बन है जो रिंग में है उसके साथ तो दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूशन हुई है। हाँ, ऊपर वाले के साथ दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ऊपर वाला ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, नीचे वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ये सबको समझ में आ गया? यस सर। क्योंकि ये जो ऊपर है, ये जो नीचे ये जो लगा हुआ है इसके साथ ये वाला जो कार्बन है इसके साथ दो हाइड्रोजन लगी हुई है ना, और यहाँ वाले के साथ दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो ऊपर वाला जो था वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड भी था, इसलिए वो ज़्यादा बनेगा। हाँ राइट जी। स्टेरियो सेलेक्टिविटी को देख लीजिए, तो ट्रांस और सिस दोनों बनेंगे। ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, हमने पीछे रीजंस पढ़ी थी इसकी, इस वजह से ट्रांस ज़्यादा बनेगा। और राइट जी, थोड़ा सा हम जरा जेडसेफ रूल के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। E1 and E2 mechanisms of alcohol dehydration। तो इसमें भी बहुत सी सिमिलैरिटी हैं पिछले उसके साथ। We saw in chapter 6 that nucleophilic substitution mechanisms were classified by Hughes and Ingold as SN1 or SN2 according to whether the rate determining elementary step is unimolecular or bimolecular, right? They adopted similar terminology for elimination reactions via the labels E1 and E2, standing for elimination unimolecular और elimination bimolecular respectively। बिल्कुल उसी तरह रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में अगर दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं तो इसे कहेंगे E2, और अगर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो E1। The dehydration of alcohols resembles the reaction of alcohols with hydrogen halides in two important ways। हाइड्रोजन हेलाइड्स का रिएक्शन जो अल्कोहल के साथ था उसकी क्या प्रोडक्ट बनती थी? हाइड्रोजन हेलाइड और अल्कोहल्स के रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनती थी? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड। कोई ज़रा ये रिएक्शन ड्रॉ करे ज़रा अपने नोटबुक के ऊपर एरोज के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। हाइड्रोजन हेलाइड्स का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, जल्दी करें। मैंने खोल लिया व्हाट्सएप।
लीजिए तो उसमें देखें ग्रांट वगैरह आपने कुछ सबमिट किया तो उसकी डिटेल भेज दें और अमाउंट भी लिख देनी है उस पर और प्रोजेक्ट टाइटल भी फंडिंग एजेंसी। जी अभी तक कुछ नहीं आया। सर ये उसी ईमेल में रिप्लाई कर दें क्योंकि वो ईमेल जो है मैंने अटैच करनी होती है ना सर को, रेफरेंस के तौर पे दिखानी होती है। उसी में टाइटल, अमाउंट और वही जो फंडिंग एजेंसी और एक है तो उसी ईमेल की। ये उसामा ने भेजा है RX + OH, नहीं ना सामा, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन बताना था। थोड़ी सी आपसे ऊपर नीचे हो गया। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन। कोई और? हाइड्रोजन हैलाइड वैसे ठीक है, आपने लिखा हुआ ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अल्कोहल का कोई रिएक्शन बताए। ये कहाँ से आया है जी? ये एक आया है जी मरियम वसीम की तरफ से। ये भी गलत है। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अल्कोहल, ये रिएक्शन ठीक आया। ये किन्होंने भेजा है भाई? हफ्सा ने ठीक भेजा है जी। ये हफ्सा वाला खोल लें सब लोग। हफ्सा ने जो भेजा है, आप पहले वाले जो दोनों थे उन्होंने भी ठीक भेजा था, लेकिन उन्होंने हाइड्रोजन हेलाइड और अल्कोहल का रिएक्शन नहीं भेजा था, अल्काइल हेलाइड और अल्कोहल का रिएक्शन भेजा था। राइट, हमने हाइड्रोजन हेलाइड कहा था। जो हफ्सा ने भेजा है ठीक है। देखिए एक अल्कोहल है और इसके अंदर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ हाइड्रोजन हेलाइड में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि हेलोजन के साथ इसका बना हुआ है। हफ्सा ये हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखना चाहिए था आपको, ठीक है, लेकिन ठीक है। और क्लोरीन जो है वो फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा और इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगा। अल्काइल ऑक्सोनियम आयन और फिर उसने अटैक किया। जस्ट ये देखने के लिए कि कितना आप लोगों को याद है, ये बताइए ये SN1 रिएक्शन होगा या SN2 रिएक्शन होगा इस केस में? सर SN2 होगा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। SN2 तो बायोमोलेकुलर होता है। नो सर, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, द सेकंड वन, प्राइमरी अल्कोहल जिसमें यूज होता है, वो हाँ प्राइमरी रिएक्शन होगा। गुड, SN2 होगा। क्यों? क्योंकि SN1 होने के लिए पहले कार्बोकेटाइन बनना होता है। राइट, तो अभी ये जो हफ्सा ने बनाया है अल्काइल ऑक्सोनियम आयन, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं डाला हुआ, पॉजिटिव चार्ज लगाना था। तो अल्काइल ऑक्सोनियम आयन डिसोसिएट होगा और फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। राइट, और मिथाइल कार्बोकेटाइन तो बहुत ही अनस्टेबल होता है, उसको कोई स्टेबलाइज करने के लिए कुछ नहीं, इसलिए ये यूं नहीं होगा, बल्कि साथ ही क्लोराइड अटैक कर रहा होगा कार्बन पे और साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल लीव कर रहा होगा। राइट, तो SN2 रिएक्शन होगा। गुड, ऑलराइट। तो बिल्कुल जिस तरह ये वाला रिएक्शन है इससे काफ़ी मिलता जुलता है E1 E2 मैकेनिज्म भी, यानी दोनों रिएक्शंस जो हैं एसिड से प्रोमोट हो रहे हैं। देखिए ना, हाइड्रोजन हैलाइड एसिड है और ये एलिमिनेशन में भी हमने पढ़ा एसिड से हो रहे हैं। दूसरी चीज़ जो कॉमन ये है कि द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे कम है, उससे ज़्यादा सेकेंडरी की, उससे ज़्यादा टर्शरी की। राइट, क्यों टर्शरी की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी क्यों होती है टर्शरी अल्कोहल की इस रिएक्शन में?
टर्शियरी अल्कोहल की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी क्यों होती है? उसामा के अलावा और मरियम के अलावा कोई बताए, और जीशान के अलावा और हफ्सा के अलावा। सर ये उसके साथ 3 मेथिल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं ना, जो टर्शियरी अल्कोहल होता है। तो वो जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं ना, तो वो जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कार्बन को, तो वो उसे और मतलब उसको और ज्यादा रिएक्टिव बना रहे होते हैं। जो टर्शियरी अल्कोहल है ना, तो वो ज्यादा फिर रिएक्टिव हो जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक है कि 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, उससे वो रिएक्टिव अल्कोहल कैसे हो जाता है? सर क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप्स बने हुए लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इससे जब कार्बोकैटायन फॉर्म होएगा वो स्टेबल होएगा। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होएगा उतना ज्यादा फास्टर रिएक्शन होएगा। ठीक है जी, ये जो इन्होंने कहा हुस्ने अहमद ने, ये ठीक बात है कि जो कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो कार्बोकैटायन वो टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, इसलिए वो आसानी से बन जाएगा, और वो इसी वजह से स्टेबल होगा जिस वजह से अभी कह रही थी कि अल्काइल ग्रुप्स जो हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे। So these common features suggest that carbocations are key intermediates in alcohol dehydrations, just as they are in the reaction of alcohols with hydrogen halides. इससे हमें यही आइडिया हो रहा है कि शायद कार्बोकैटायंस इसके अंदर भी की रिएक्शन है। राइट, तो अगला ज़रा आप सफ़ा निकालें तो मैकेनिज्म वाला, जिसमें दिया हुआ है मैकेनिज्म 7.1 पेज 260 टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। तो पहला स्टेप देखें, ये बिल्कुल वैसा ही स्टेप नहीं है जिस तरह उधर हम पढ़ते थे। हाँ, हाइड्रोनियम आयन बनाया हुआ है उधर। बस क्या होता था, HX हमने लिखा होता था ना, लेकिन HX बेसिकली क्या होता है? HX का मतलब ये है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है या HBr है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि सोल्यूशन के अंदर कोई अगर वाटर मॉलिक्यूल है उसको वो प्रोटॉन दे देगा, जिस चीज़ को प्रोटॉन दे देगा, प्रोटॉन डोनर। तो इधर भी एसिड होगा तो उसने प्रोटॉन दिया हुआ होगा वाटर को, इस वजह से H3O पॉजिटिव होगा। उसके अंदर इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन ऐसी कि जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। राइट, तो पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? वैसे ऑक्सीजन वैसे ही हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जब उसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है। राइट, और जब और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है इसका मतलब है वो हाइड्रोनियम आयन में हाइड्रोजन से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच रही है। तो हाइड्रोजन के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अपने दोनों लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसके ऊपर अटैक करेगा और टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। और अगला स्टेप जिस तरह उधर होता था, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन डिसोसिएट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बनेगा। और अब इसके ऊपर अलबत्ता वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के साथ अटैक करेगा। ये हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन के बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन के पास चले जाएंगे, और कार्बन की जो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन हमारे पास वापस आ गया, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कैटलिस्ट है। राइट, जो शुरू में भी था और आखिर में भी था। हाइड्रोनियम आयन पहले स्टेप में भी था और आखिरी स्टेप में भी था, इसीलिए हम इसे कैटलिस्ट कह रहे हैं। एसिड को एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन कह रहे हैं। एसिड को हम रिएक्टेंट के तौर पे नहीं ले रहे, एसिड को कैटलिस्ट के तौर पे ले रहे हैं क्योंकि वो रिकवर हो गया। ये आप लिख सकते हैं ये स्टेप्स खुद अब। यस सर। यस सर। ऑलराइट, गुड। अच्छा, जिस तरह हमने रिएक्शन पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, इसी तरह, और उसमें था कि जब प्राइमरी कार्बोकैटायन हो तो उसका वो बहुत रिएक्टिव होता है, वो नहीं बनेगा। तो बिल्कुल उसी तरह एलिमिनेशन में भी ऐसा ही होगा कि ये जो स्टेप थे ना इधर, ये जो भी हमने स्टेप्स पढ़े मैकेनिज्म 7.1 में पेज 260 में, इसमें दूसरे स्टेप में टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन बन रहा है। अगर इसकी जगह पे प्राइमरी कैटायन बन रहा होता, कार्बोकैटायन बन रहा होता, तो ये रिएक्शन ना होता। इसलिए हमें इसका भी जो मैकेनिज्म प्रपोज करना है वो SN2 की तरह का E2 मैकेनिज्म प्रपोज करना होगा। ये जो पेज 261 पे इक्वेशंस की सीरीज दी हुई है कि वाटर मॉलिक्यूल फिर अटैक करेगा, साथ साथ अटैक कर रहा होगा, साथ साथ अल्काइल ऑक्सोनियम आयन लीव करता जा रहा होगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को?
यस यस सर। ऑलराइट, गुड। अगला सेक्शन है रीअरेंजमेंट्स का इन अल्कोहल डिहाइड्रेशन। हम इसको अभी के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, अभी के लिए हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर में हमने रीअरेंजमेंट्स का कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं, तो उसके अंदर ये वाली रीअरेंजमेंट भी हम उस वक्त करेंगे, ठीक है। जस्ट लीव दिस and move to section 7.14, which is dehydrohalogenation of alkyl halides. 7.14 पे आ जाएं। तो dehydrohalogenation of alkyl halides. Dehydrohalogenation is the loss of a hydrogen and a halogen from an alkyl halide. I'm on page 264. It is one of the most useful methods for preparing alkanes by beta elimination. When applied to the preparation of alkenes, the reaction is carried out in the presence of a strong base such as sodium ethoxide. Alright, ये base की presence में ये reaction होगा। तो सोडियम एथॉक्साइड की जैसे है। तो similarly sodium methoxide is a suitable base and is used in methyl alcohol. Potassium hydroxide and ethyl alcohol is another base solvent combination often employed in the dehydrohalogenation of alkyl halides. Potassium tertiary butoxide is the preferred base when the alkyl halide is primary. It is used in either tertiary butyl alcohol or dimethyl sulfoxide as solvent. Alright, तो ये देख लीजिए, सोडियम एथॉक्साइड भी सूटेबल बेस है, सोडियम एथॉक्साइड भी सूटेबल बेस है, राइट। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी इस्तेमाल की जा सकती है। और अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगी तो पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इस्तेमाल होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी ना टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करना है तो वो ज़रा आगे आप देख भी लेंगे, पहले हमने पढ़ा भी है तो उसकी रोशनी में। When using smaller bases like hydroxide, methoxide and ethoxide, the regioselectivity of dehydrohalogenation of alkyl halides follows the Zaitsev rule. Alright, page 265 पे अभी हमने जुमला पढ़ा है कि beta elimination predominates in the direction that leads to the more highly substituted alkene. क्या समझ में आया आतिका बतूल? मरियम शाहिद? मरियम शाहिद? यस सर। ये क्या समझ में आया आपको? सर वो कह रहे हैं कि जो जितनी स्मॉल बेस होगी, जब स्मॉल बेस होगी तो रेजियो सेलेक्टिविटी आप सुन नहीं रही थी। कोई और बताएं? कशफ माहीन, आपसे पहले भी एक दफ़ा क्लास में सवाल किया, आप मौजूद हैं क्लास में? कशफ इकबाल? यस सर। जी बताइए, ये क्या बात पढ़ी है हमने आखिरी? सर इसमें यह है कि एक मिनट, बीटा एलिमिनेशन वहाँ होती है जहाँ पर जो अल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। इसका क्या मतलब है? जब अल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी, हैं, वरना नहीं होगी।
नहीं होगी। नहरीन अकरम, मुहिबुल्लाह, यस सर। सर नेट मुहिबुल्लाह, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ऑलराइट, इट्स ओके। मुहिबुल्लाह, आप बताइए। यस सर। जी जी, मुहिबुल्लाह आप बताइए। सर क्वेश्चन क्या था? जी जी, क्वेश्चन क्या था, ये तो आपको पता होना चाहिए भाई। हमरा हुमायूं, आप बताएं। सर अल्काइल हैलाइड की जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है वो जेटसेप रूल को फॉलो करती है, जिसमें बीटा एलिमिनेशन जो है उस डायरेक्शन में ज्यादा होता है जहाँ पर हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है। गुड। और ये कब होता है, कब जेटसेप रूल को फॉलो करती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन? जब हम लोग स्मॉल बेसिस लाइक जब स्मॉल बेस हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल। यूज करते हैं मेथोक्साइड। जी जी बिल्कुल। However, अब इसके नीचे लिखा हुआ with more sterically hindered bases like tertiary butoxide, the less substituted alkene is formed in higher yields. ठीक है, तो लेकिन अगर आप ज़्यादा यानी टर्शरी की ब्यूटॉक्साइड इस तरह की बेस यूज़ करें जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो, तो फिर इसका ऑपोजिट ज़्यादा ट्रू होता है। ठीक है, और इसका ताल्लुक उसी चीज़ से है, वही जो हम पढ़ते आ रहे थे अल्काइल हैलाइड्स के अंदर, हमने SN1 SN2 पढ़ा था ना, कि जब स्टेरिक हिंड्रेंस होती है तो फिर रिएक्शन मैकेनिज्म वो नहीं होता बल्कि कोई और होता है। तो इस वजह से अल्कीन भी फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड ज़्यादा आसानी से बनेगी, ये तभी तो रिएक्शन हो सकेगा। ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी तो स्टेरिक हिंड्रेंस बेस की भी है और वैसे भी है, तो लेकिन सर अगर एक तरफ से स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो रही है तो दूसरी तरफ से बेस अगर बड़ी हो रही है तो उसको अल्काइल ग्रुप ज़्यादा डोनेट भी तो कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज, जो ऑक्सीजन ने बेसिकली करवाना है ना रिएक्शन, सही है। तो नेगेटिव भी तो ज़्यादा हो रहा है। हाँ, लेकिन उसका एक्सेस ही नहीं है, वो भले जितना मर्जी चार्ज हो, वो मॉलिक्यूल के अंदर छुपा हुआ है ना, उसे सरफेस पे तो होना चाहिए ना। अगर वो नज़र ही नहीं आ रहा, भले अंदर छुपा के चार्ज रखा हुआ है, तो उसके ऊपर अटैक हो ही नहीं सकेगा बेस का। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, फिर अगली बात ये कि जिस तरह रेडियो सेलेक्टिव है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, उसी तरह से ये स्टीरियो सेलेक्टिव भी है। और अगेन सिस आइसोमर की निस्बत ट्रांस आइसोमर्स ज़्यादा बनेंगे। हावेवर अगर आप पेज 266 पर आ जाएं, dehydrohallogenation of cycloalkyl halides leads exclusively to cis cycloalkanes when the ring has fewer than 10 carbons. All right, as the ring becomes larger, it can accommodate either cis or a trans double bond. तो अगर साइक्लिक अल्कीन्स बन रही हैं तो उसके केस में अगर 10 कार्बन से छोटा है तो फिर सिस बनेगा, और अगर 10 से ज़्यादा है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ट्रांस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जबकि उसके मुकाबले हमने स्ट्रेट चेन के बारे में कहा कि ट्रांस आइसोमर प्रेफरेबली बनेगा। ऑलराइट, उसके बाद ये E2 मैकेनिज्म दिया हुआ है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का। ये मैं आपको क्लास में नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने पहले किए हुए हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसको देख लीजिए खुद ही। ठीक है, उसके बाद ये एंटी एलिमिनेशन E2 रिएक्शंस है, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। चूँकि हमने स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो इसको हम अभी छोड़ देंगे। फिर उसके बाद है आइसोटोप इफेक्ट्स एंड द E2 मैकेनिज्म, ये भी हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 7.18 है द E1 मैकेनिज्म ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हम करते चले आ रहे हैं, ये आप खुद से देखेंगे। इसका ये जो मैकेनिज्म वाला बॉक्स है मैकेनिज्म 7.5, ये देख लीजिएगा, ये काफ़ी होगा आपके लिए कि आप पर खुद ही कर लें। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, वही जेटसेप रूल और वही सभी कुछ, इसे पढ़ लीजिएगा। और दैट्स इट, इस चैप्टर में हम फिर इतना ही करेंगे, अब बाकी चीज़ें नहीं। ऑलराइट, तो
जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें से आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपको एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर आना चाहिए इस चैप्टर में से अच्छी तरह से, आपको सब्स्टिट्यूटेड और नॉन अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स में फ़र्क पता होना चाहिए, उनकी स्टेबिलिटी का फ़र्क पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन्स की प्रिपरेशन का जो बड़ा तरीका है वो 1-2 एलिमिनेशन है, जिसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बीटा एलिमिनेशन एल्केन्स के 3 बड़े तरीके हैं, एल्केन्स की डिहाइड्रोजनेशन, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन और अल्काइल हेलाइड्स की डिहाइड्रोहेलोजनेशन। इन सारी बीटा एलिमिनेशन में एक कार्बन से हाइड्रोजन या हेलोजन या हाइड्रोक्सिल निकलता है और साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। जो साथ वाली कार्बन है जिससे हाइड्रोजन निकल रहा है वो अगर 2 हैं, 7 कार्बन यानी बीटा कार्बन 2 हैं, तो किस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा? ये फिर अगला ज़ेरसेफ रूल इसको एक्सप्लेन करता है, राइट। और वो होल्ड करता है फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्काइल हेलाइड्स की डिहाइड्रोहेलोजनेशन के लिए ये ट्रू है जब तक एक स्मॉल बेस इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अगर स्मॉल बेस नहीं इस्तेमाल हो रही तो फिर कुछ और है। फिर हमने ये पढ़ा कि एलिमिनेशन का जो मैकेनिज्म है, जिस तरह सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का SN1 SN2 मैकेनिज्म से यूनिमोलेकुलर बायोमोलेकुलर, इसी तरह एलिमिनेशन भी यूनिमोलेकुलर बायोमोलेकुलर दोनों हैं और बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन के हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो एसिड को हम रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उसी को आखिर में हम प्रोड्यूस भी कर लेते हैं, तो वो कैटलिस्ट एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं, ठीक है। और जो डिहाइड्रोहेलोजनेशन है वो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं। लेकिन डायनामिक्स रिएक्शन के काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ रेट्स किन चीज़ों से अफेक्ट हो रहे हैं, ये वही हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के हैं प्राइमरीली। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अगर मैं आपको प्रोडक्ट दे दूं, कोई रिएक्टेंट दे दूं, मैं कोई अल्कोहल दे दूं या कोई अल्काइल हेलाइड दे दूं और मैं आपको कहूँ इससे आप क्या प्रोडक्ट बनेगी, तो और इससे 2 एल्कीन्स बन सकते हो, तो आपको पता हो कि आपने कौन सी एल्कीन बनानी है, कब ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड बनानी है, कब अनसब्स्टिट्यूटेड बनानी है। अगर आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कर रहे हैं तो हमेशा आप ऐसी एल्कीन बनाएंगे जो कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। अगर आप डिहाइड्रोहेलोजनेशन कर रहे हैं तो फिर आप देखेंगे कि बेस कौन सी इस्तेमाल हो रही है, अगर और फिर इसकी बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। मैकेनिज़म्स देख लीजिए और दैट्स इट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। कल की क्लास में इंशाल्लाह एल्कीन्स के रिएक्शंस करेंगे, ऑलराइट, एल्कीन्स के रिएक्शंस करेंगे और विल स्टार्ट और फिर अल्काइंस की प्रिपरेशन भी देखेंगे हम, ठीक है। और परसों ताकि हम ये अल्काइंस का टॉपिक बल्कि कल ही हम रैप अप करने की कोशिश करेंगे। ओके, सी यू टुमारो। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।